हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोलराइजेशन और पोलराइजेशन का पे असर देखेंगे कि पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से और टेम्परेचर से कैसे अफेक्टेड होता है पैरा इलेक्ट्रिक सब्सटेंस का। तो इसका जो मेन टाइटल है वो यही रहेगा कि पोलराइजेशन का इफेक्ट पोलराइजेशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का और टेम्परेचर का। तो मैं एक क्वालिटेटिव एनालिसिस में बता रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ाने पर पोलराइजेशन बढ़ जाता है और टेम्परेचर के बढ़ाने पर पोलराइजेशन कम हो जाता है। तो आज इसका मैथमेटिक्स देखेंगे और फिर मैं इसके बाद में कुछ क्वेश्चन जो इस पर पूछे गए हैं उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है खास तौर से पोलराइजेशन को लेकर। तो इसमें सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि अगर हमारा कोई डाइपोल है, मैं पीछे लेक्चर में डिस्कस कर रहा था, और अगर उस डाइपोल के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाने से टॉर्क कितना अप्लाई होता है। तो टॉर्क हम इस तरीक़ा से कैलकुलेट भी करते हैं कि अगर हमारा कोई डाइपोल है, मैंने बताया था इसमें थ्योरी कि ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक चार्ज हमारा नेगेटिव होगा, और ये मान लो चार्ज हमारा प्लस क्यू है, ये चार्ज हमारा माइनस क्यू है। इसका सेंटर कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, ये डिस्टेंस थीटा है, एंगल थीटा है, और ये पूरी डिस्टेंस जो है इन दोनों के बीच की वो एस है। तो ये हमारा इधर जो फोर्स लगेगा इसको पूरे को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा सकते हैं, ई। इलेक्ट्रिक फील्ड ई के ऊपर अप्लाई किया गया है। तो टॉर्क हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे टॉर्क का एवोल्यूशन देखें। पहले टॉर्क को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, टॉर्क जो होगा यहाँ से यहाँ तक ये पूरी डिस्टेंस एस है, ये जस्ट मिड में है पॉइंट। तो यहाँ से इसको सपोज किया है, इसको ए मान लें, इसको ओ मान लें और इसको बी मान लें। तो यहाँ जो हमारा ओ ए होगा वो हो जाएगा s/2 और ओ बी जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा s/2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी s/2 और ये वाली डिस्टेंस भी s/2 हो जाएगी। तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हो जाएगी ओ ए, और फोर्स जो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है F पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, अगर यहाँ से यहाँ तक की ये s/2 है तो ये डिस्टेंस यहाँ माइनस s/2 ले सकते हैं इसे, प्लस में इसको ले सकते हैं यहाँ से OB, और ये हमारा हो जाएगा F माइनस। OA हमारा s/2 है, तो s/2 इंटू QE प्लस s/2 इंटू QE। यहाँ से कॉमन निकाल दें। जैसे यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा S इंटू QE। वैसे माइनस के होंगे दोनों, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस बना लेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस माइनस s/2 और ये s/2, और फोर्स नेगेटिव हो जाएगा इस पर, माइनस QE इधर की तरफ। तो S इंटू क्यू जो होगा इसे हम लिख पाएंगे SQ इंटू E, और SQ हो जाएगा हमारा P, जो हमारा डाइपोल मोमेंट है। तो ये टॉर्क हमारा बन जाएगा P क्रॉस E, इसे लिख पाएंगे PE साइन थीटा। तो कई बार क्वेश्चंस पूछ लेता है कि टॉर्क जो होगा डाइपोल में वो कितना होता है, तो आंसर इसका आएगा PE साइन थीटा, टॉर्क की वैल्यू। एक बार फिर से देख लें कैसे इसे टॉर्क को कैलकुलेट किया गया है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये OA है, इसे s/2 ले लें, इधर फोर्स QE है, तो इसके कारण जो टॉर्क लगेगा वो होगा हमारा s/2 इंटू QE। इस पे नेगेटिव चार्ज के ऊपर इधर की तरफ फोर्स लगेगा माइनस QE, और ये डिस्टेंस नेगेटिव में होगी, ऊपर की पॉजिटिव ली है, तो माइनस s/2 इंटू माइनस QE। तो माइनस s/2 इंटू माइनस QE को प्लस कर देंगे माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके, तो ये वैल्यू s/2 इंटू QE आ जाएगी, ये भी s/2 इंटू QE आ जाएगी। इसे मैं लिख पाऊंगा S क्रॉस QE। SQ को एक साथ ले आऊंगा क्योंकि ये हमारी क्वांटिटी Q स्केलर है, तो SQ क्रॉस E, और SQ हमारा क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन ये है, पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव और नेगेटिव बीच का सेपरेशन, उनका दोनों का प्रोडक्ट P होता है डाइपोल मोमेंट। तो टॉर्क हमारा यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा P क्रॉस E, और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं,
तो अगर दो क्वांटिटियों को हम क्रॉस प्रोडक्ट खोलते हैं तो P क्रॉस E को लिखेंगे P साइन थीटा। ये हमारे पास में टॉर्क आ गया। टॉर्क के बाद में अगर इसका एंगल हम चेंज करना चाहते हैं, इसका एंगल ऐसे रोटेट कराना चाहें इसे इधर की तरफ या इधर की तरफ, तो इसमें दो चीजें हैं कि जो हमारा एंगल है इधर की तरफ चेंज कराना चाहते हैं या इधर की तरफ कराना चाहते हैं तो थीटा हमारा चेंज होगा। एक केस में जहां उसकी नेचुरल टेंडेंसी होगी जिधर की तरफ वो उसे रोटेट कराना चाहता है तो वर्क हमें करना नहीं पड़ेगा, वर्क हमें ऑब्टेन हो जाएगा। और अगर हमें जिधर की उसकी टेंडेंसी नहीं है उसके अपोजिट दिशा में रोटेट कराना है तो उस समय पर हमें वर्क करना पड़ेगा। तो इन दोनों कंसेप्टों को भी क्लियर रखें। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है टॉर्क के टर्म्स में वो होता है TW इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा। हम किस चीज से वाकिफ हैं कि फोर्स का स्थान रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क ले लेता है और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसका स्थान एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लेता है, एंगल। तो क्योंकि TW को जब हम लिखते हैं जनरली वो लिखते हैं F.S, तो F का स्थान टॉर्क ले लेता है और S का स्थान थीटा ले लेता है। तो TW वर्क डन जो होगा ये डी थीटा के चेंज करने में वर्क डन है। तो इस वैल्यू को हम सिंपली लिख पाएंगे TW इक्वल टू टॉर्क हमारा हो गया P साइन थीटा इंटू डी थीटा। इसको साथ साथ इंटीग्रेट कर दें। जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा W आ जाएगा यहां से P साइन थीटा डी थीटा और इसको θ1 से θ2 तक कर दें। शुरू में मान लें पहले एंगल θ1 था और बाद में एंगल कितना कर दिया गया है θ2। तो θ1 से लेकर θ2 रोटेट कराने में किया गया कार्य यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। तो मुझे बताएं बच्चों ये क्या मिला हमें, W इक्वल टू P साइन थीटा को क्या लिख देंगे माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा, θ1 से θ2। तो ये वैल्यू हमारी आएगी P माइनस कॉस θ1 कॉस θ2 प्लस कॉस θ1। तो W हमारा यहां से मिल जाएगा हमें जो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा P कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो देखो यहाँ टॉर्क भी आ गया हमारा, टॉर्क का एक्सप्रेशन। अगर कंपटीशन में टॉर्क पूछता है तो P साइन थीटा मार्क करना है और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज P कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। कई बार क्वेश्चन इस पर जैसे पूछता है कि हमारे डाइपोल हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, पहले ये पैरेलल है और फिर इसको एंटी पैरेलल कर दिया जाता है। दो डाइपोलों को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पहले पैरेलल है, मीन्स पहले चार्ज ऐसे थे माइनस क्यू ये हमारा और प्लस क्यू ये, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग था। तो डाइपोल मोमेंट P भी इधर की तरफ हो जाएगा और E भी हमारा इधर की तरफ हो जाएगा इनिशियली। फिर इस Q को इधर ले आए और माइनस Q को इधर ले गए। इस पूरे को रोटेट कराने में कितना कार्य करना पड़ेगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। तो θ1 को शुरू में 0 ले लें और θ2 को बाद में पाई ले लें। तो जैसे हम इनिशियली अगर क्वेश्चन पूछ लेता है इस तरीका का, तो इनिशियली एंगल अगर θ1 0 है और θ2 अगर हमारा पाई है तो यहाँ पे वैल्यू रख दें, तो चेंज जो होगा वर्क डन का फॉर्मूला 2PA बन जाएगा। θ1 0 करेंगे हैं तो cos 0 1, और जब θ2 को पाई करेंगे तो cos पाई -1। तो -1 प्लस 1 हो गया, 1 यहाँ से आया 2 हो गया। तो यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा 2PE। ये पैरेलल से एंटी पैरेलल करने में किया गया कार्य है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है कंपटीशन में, तो इसको तैयार रखें। और अगर रेफरेंस पॉइंट ऐसा है कि शुरू में पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो अगर इनिशियली रेफरेंस में पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो एंगल थीटा पे एनर्जी कितनी होगी, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, काफ़ी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हम इसे में क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर शुरू में U0 करना है, तो θ1 हमारा कितना कर देना हमें π/2।
θ1 अगर π/2 है, π/2 का मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा एंगल घूम के यहाँ पहुँच गया। ये माइनस क्यू यहाँ चार्ज होगा, प्लस क्यू यहाँ होगा, तो ये पूरा थीटा कितना बन जाएगा, π/2 बन जाएगा। इस तरीका से π/2 बनेगा। तो यहाँ से वैल्यू ले ले, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो U आएगी वो आ जाएगी -P cos थीटा। थीटा को हम थीटा ही मान लें। तो इनिशियल में अगर रेफरेंस पॉइंट U 0 है तो θ1 जो हो जाएगा वो π/2 हो जाएगा, और θ2 को थीटा रख दे, तो U की वैल्यू हमारी आ जाएगी -P cos थीटा, या U को हम लिख पाएंगे U = -P.E। ये एंगल थीटा के ऊपर अगर शुरू में पोटेंशियल एनर्जी जब हम कभी भी लेकर चलते हैं तो इनिशियली जो पोटेंशियल एनर्जी है रेफरेंस पॉइंट पे वो 0 लेते हैं, और उसके बाद में अगर उसे एंगल थीटा रोटेट करा देते हैं तो इनिशियल 0 का मतलब क्या है कि शुरू में जो डायपोल है वो ऐसे रखा हुआ था -Q + Q, उसके बाद इसे छोड़ दिया गया, +Q ये घूम के इधर आ गया, -Q ये घूम के इधर पहुंच गया। तो इस एंगल थीटा पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो आंसर ये आएगा -P cos थीटा। इस एक्सप्रेशन को, इसमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण मैंने बताई हैं। टॉर्क का फॉर्मूला P sin थीटा, इसका डेरिवेशन समझाया है, और U = -P cos थीटा, इसका डेरिवेशन समझाया है। दोनों को अच्छे से तैयार रखें, बेसिक फंडामेंटल्स में ये आपको क्लियर रहनी चाहिए कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ये इसी का पार्ट है, इसमें से यूज करेंगे। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या होता है कि एक थ्योरी होती है और उस थ्योरी को हम कहते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स थ्योरी। स्टैटिक्स 3 तरीका की होती हैं, दे आर 3 टाइप ऑफ स्टैटिक्स। एक होती है MB, एक होती है फर्मी-डिराक, एक होती है बोस-आइंस्टीन। तो क्लासिकल कंसेप्ट जब हम अप्लाई करते हैं तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स को अप्लाई करते हैं, और वहाँ पर जो एक्सप्रेशंस होता है MB स्टैटिक्स में, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स के हिसाब से क्या होता है, Ni की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith स्टेट, होती है GI e⁻⁴ अल्फा e⁻⁻βEi। ये एक्सप्रेशंस होता है और ये एप्लीकेबल कहाँ है, क्लासिकल पार्टिकल पे। इसमें सबके सिंबल का मतलब समझें। Ni है नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith स्टेट, GI स्टेट्स हैं जो पार्टिकल के लिए उपलब्ध स्टेट्स हैं, अल्फा बीटा यहाँ कॉन्स्टेंट हैं, बीटा यहाँ पे 1/kT है। बीटा क्या कहलाता है, 1/kT। बीटा = 1/kT। यहाँ बेसिकली क्या हम कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल्स पता करना चाहते हैं कि वो किन किन फैक्टरों पर निर्भर करते हैं। तो Dn जो होता है नंबर ऑफ एटॉमिक डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम, वो हमारे निर्भर करते हैं e⁻−u/kT पर, और Dn हमारा जो निर्भर करता है वो करता है सॉलिड एंगल dw पर। dw यहाँ क्या है, सॉलिड एंगल। ये तो एक्सप्रेशन सीधा ही दिख रहा है। Ei को U से रिप्लेस कर दें एनर्जी से, और बीटा को 1/kT से रिप्लेस कर दें, तो नंबर ऑफ डायपोल्स जो होंगे वो Ei की जगह पे U कर देंगे तो U आ जाएगा, और बीटा की जगह 1/kT रख देंगे। तो नंबर ऑफ डायपोल्स किसका फंक्शन है, e⁻−u/kT का। जिससे हमें क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि जो हमारे पास डायपोलों की तादाद है वो एनर्जी का फंक्शन है, और साथ साथ डायपोलों की तादाद टेम्परेचर T का फंक्शन है। और नंबर ऑफ डायपोल्स किस पर निर्भर करते हैं, दे आर ऑल्सो द फंक्शंस ऑफ द सॉलिड एंगल dw। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ टर्मों को लेकर आते हैं तो Dn की जो वैल्यू है, नंबर ऑफ डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम, वो हमारे A प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ले लेंगे -u/kT इंटू dw। ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा Dn का। क्या है, A यहाँ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, A इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, U यहाँ पे एनर्जी है, एनर्जी ऑफ द डायपोल्स, dw यहाँ पे सॉलिड एंगल है जो यहाँ पे मैंने ऊपर पहले भी मेंशन किया हुआ है, और Dn क्या है, ये है हमारे नंबर ऑफ डायपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम।
और अगर इसकी थोड़ी सी मैं हल्की सी फिजिक्स बताने की कोशिश करूं, ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं दूंगा, कभी किसी और लेक्चर में आप सुनेंगे जब मैं तीनों स्टैटिक्स पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा अगर आइडिया देने की कोशिश करूं तो सिंपलेस्ट मतलब ये होता है कि जब हमारी एनर्जी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर डायपोल कम होते हैं, और जिनकी एनर्जी कम होती है ऐसे डायपोलों की संख्या ज़्यादा होती है। और ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि ज़्यादातर डायपोल कम से कम एनर्जी रखना चाहेंगे जिससे सिस्टम स्टेबलाइज हो। सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए क्या जरूरी है कि ज़्यादा डायपोल, हाँ, एनर्जी मिनिमम हो सिस्टम की। और एनर्जी मिनिमम कब होगी? एनर्जी, सिस्टम की एनर्जी जब मिनिमम होगी जब ज़्यादा डायपोल ऐसे हो जिनकी एनर्जी कम हो, और कम डायपोल ऐसे हो जिनकी एनर्जी ज़्यादा हो, जिससे एनर्जी कम हो। कोई भी सिस्टम्स, पूरी दुनिया के जितने भी सिस्टम हैं वो नेचुरल सिस्टम सब स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहते हैं, और मैक्सिमम स्टेबिलिटी कम एनर्जी से अचीव होती है। जितनी सिस्टम की एनर्जी कम होगी उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और ये फिजिक्स के चाहे माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स हो, चाहे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स हो, चाहे क्लासिकल सिस्टम हो, चाहे क्वांटम मैकेनिकल हो, सभी पे एप्लीकेबल है। जो मैं कह रहा हूँ कि नेचुरल प्रोसेसों का कारण क्या है? नेचुरल प्रोसेसों का कारण स्टेबिलिटी को अचीव करना है। मैक्सिमम दुनिया की जो प्रोसेस हो रही है वो स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए होती है, एक्सेप्शंस में भी। तो ये हमारे पास में डीएन का एक्सप्रेशन आ गया, नंबर ऑफ डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम। यू हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, डी डब्ल्यू हम और कैलकुलेट कर लेंगे। देखें डी डब्ल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। डी डब्ल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इस तरीका से दो स्पेरिकल सेल ले लेंगे। ये हमारा यहाँ ये आर, ये एंगल थीटा, यहाँ से ये एंगल जो है ये एंगल टी थीटा, ये वैल्यू यहाँ आर साइन थीटा। इस वाले रीजन का जब हम एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया डी ए जो निकलेगा वो हमारा होगा 2 पाई। ये रेडियस इसकी ये हो गई स्पेरिकल सेल की, आर साइन थीटा। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। ये जो विथ हो जाएगी इसकी, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आर है, ये एंगल डी थीटा है, तो ये विथ जो होगी वो होगी हमारी आर डी थीटा। तो इसको ले लेंगे आर इंटू डी थीटा। ये एरिया निकल गया इस सेकंड रीजन का। और सॉलिड एंगल के लिए क्या करते हैं? सॉलिड एंगल जो होता है हमारा वो होता है डी ए अपॉन आर स्क्वायर। इसको कहते हैं सॉलिड एंगल, डी डब्ल्यू। तो यहाँ से आर स्क्वायर को आर स्क्वायर से कैंसिल आउट कर दें तो डी डब्ल्यू हमारा सॉलिड एंगल आ जाएगा बच्चों 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। हमने क्या किया है, एक स्पेरिकल सेल ले ली है आर साइन थीटा की, एक इसके साथ ही आर डी थीटा बढ़ा के एक स्पेरिकल सेल और ले ली है। इन दोनों के बीच में जो ये सैडिक रीजन है इसका एरिया कैलकुलेट किया है, और सॉलिड एंगल इस पर कितना फॉर्म होगा उसके लिए आर स्क्वायर से इसे डिवाइड किया है। तो ये हमारा डी डब्ल्यू की वैल्यू 2 पाई साइन थीटा डी थीटा आ जाएगी। और ये भी ध्यान रखें कि अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे सॉलिड एंगल पूरे रीजन्स के अंदर, 3D के अंदर जब हम जाते हैं तो सॉलिड एंगल पूरा 4 पाई बनता है। और ये हमने कहा गॉस लॉ में भी अप्लाई किया था, गॉस लॉ में भी इसे अप्लाई करते हैं। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू ले ले 2 पाई साइन थीटा डी थीटा, इसमें है पुट कर दें तो डी एन हमारा कितना मिल गया यहाँ से बच्चों, डी एन यहाँ से मिल जाएगा ए ई, यू हमने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ से पुट कर दें पी कॉस थीटा अपॉन के टी, और यहाँ से ले लें 2 पाई साइन थीटा डी थीटा। 2 पाई है कोई कांस्टेंट, ये 2 पाई भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, इसकी जगह एक सी कांस्टेंट लगा दें। ई पी अपॉन के टी को एक्स मान लें, पी अपॉन के टी इजकल टू एक्स। तो ये आ जाएगा हमारा सी ई एक्स कॉस थीटा साइन थीटा और डी थीटा। ये डी एन कैलकुलेट हो जाएगा यहां से। अब
नंबर ऑफ डायपोल कैलकुलेट करने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट करने के लिए एक चीज़ सदा याद रखें कि थीटा की लिमिट जो हम लेके चलते हैं वो 0 से पाई लेते हैं। और 0 से पाई इसलिए लेते हैं कि अगर हम 0 से 2 पाई लेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों काउंट हो जाएंगे। हम ये मानेंगे कि 0 से पाई में हमारे जितने आ रहे हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, पाई से 2 पाई में उतने ही नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं। तो एक डायपोल पूरा का पूरा कब मिल जाएगा हमें, जब हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को कहाँ से कहाँ कर दें, 0 से पाई कर दें। तो इसको इंटीग्रेट कर दें कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई तक, और n की वैल्यू को कैलकुलेट करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत रोचक ये टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो मैथमेटिक्स ड्रॉ करके रिजल्ट देगा वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं काफ़ी बार। कॉम्पिटिशन्स के लिए सदा ही ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे कि पीछे के पेपर एनालिसिस में देखेंगे, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जाएं, वहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चंस पोलराइजेशन के अराउंड का क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, n dn का इंटीग्रेशन इधर कर दें इजकल टू c, इसका इंटीग्रेशन कर दें e की पावर x cos थीटा साइन थीटा और d थीटा, और थीटा की लिमिट को कहाँ से कहाँ तक ले जाए, 0 से पाई तक लेके जाए। यहाँ ये n कैलकुलेट हो जाएगा, n इजकल टू c cos थीटा को कुछ देर के लिए t मान लें सॉल्यूशन लेने के लिए, तो ये माइनस साइन थीटा d थीटा जो हमारा dt हो जाएगा। n की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ डायपोल कितने हैं ओवरऑल और किन किन चीज़ों पर निर्भर कर रहे हैं वो यहाँ से पता चलेगा। तो यहाँ से ये हमारा c 0 से, अब देखो यहाँ लिमिट चेंज होंगी, cos 0 यहाँ कितना हो जाएगा, अब t की लिमिट चाहिए, cos 0 1, t यहाँ क्या होगा, जब यहाँ पर थीटा को 0 रख देंगे तो cos 0 हो जाएगा 1, तो लिमिट हो जाएगी ये 1। और जब ये पाई रखेंगे यहाँ थीटा की जगह पाई, तो cos पाई हो जाएगा -1, और e की पावर xt माइनस dt। देखिए इंटीग्रेशन हमारा यही बनेगा। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इक्वल टू c -1 से लेके +1 और e की पावर xt dt। इस माइनस साइन को यह लिमिट चेंज कर दी है, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि माइनस साइन लोअर लिमिट को अपर लिमिट या अपर को लोअर बना देगा। इस एक्सप्रेशन को खोलें, ये हमारा आ जाएगा c e की पावर xt अपॉन x, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, क्योंकि जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर xt होगा और इसके कोफिशिएंट ये वाला यहाँ आ जाएगा नीचे। और कहाँ से कहाँ तक ले जाए लिमिट, -1 से लेके +1, तो n जो आ जाएगा ये हमारा c अपॉन x, और ये वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू 1 रख दें पहले, e की पावर x, फिर लोअर लिमिट लें e की पावर -x, और इसको बच्चों में लिख पाऊंगा 2c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन x। तो नंबर ऑफ डायपोल्स किस पर निर्भर कर रहे हैं, पर यूनिट वॉल्यूम 2c साइन हाइपरबोलिक x अपॉन x। c तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ डायपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम साइन हाइपरबोलिक x अपॉन x के फंक्शन हैं। और x किसका फंक्शन है, x यहां पर हमने मान रखा है p अपॉन kt, तो इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इजकल टू 2c साइन हाइपरबोलिक, और x की वैल्यू रख दें p अपॉन kt अपॉन x की वैल्यू रखे हैं p अपॉन kt। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपटीशन में सीधा ही पूछ लेता है कि नंबर ऑफ डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम पैरा इलेक्ट्रिक सब्सटेंस में किन फैक्टरों पर निर्भर करते हैं, तो आपको आंसर मार्क करना है साइन हाइपरबोलिक x अपॉन x, इस पर निर्भर करते हैं।
और x क्या है, p अपॉन के टी। तो नंबर ऑफ डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम इज द फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर, और ये तो कॉन्स्टेंट इन 2c। तो ये प्रोपोर्शनल किसके हो गया, साइन हाइपरबोलिक x अपॉन x के। तो ये नंबर ऑफ डाइपोल्स निकाल ले, एक पोर्शन इसका कंप्लीट हुआ। अब जाते हैं कैलकुलेट करने के लिए पोलराइजेशन। पोलराइजेशन कैसे कैलकुलेट करें, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पोलराइजेशन कैसे कैलकुलेट होता है। इसी कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे, इस कंसेप्ट को बढ़ा के आगे पहुंचेंगे इसमें, और देखेंगे कि पोलराइजेशन किन फैक्टरों पर निर्भर करेगा। तो इसको मुझे उम्मीद है कि आपने सबने नोट डाउन कर लिया होगा इसे। जो स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद क्या करें कि पोलराइजेशन पी कैलकुलेट करने जाएं और देखें कि पोलराइजेशन पी किन किन फैक्टरों पर निर्भर करेगा। तो पहले हमारा क्या है कि हमने मान लिया कि डाइपोल जो हमारा पी नॉट इधर की तरफ काम कर रहा है, ये थीटा एंगल है इनके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जो डाइपोल आएगा वो हमारा आ जाएगा पी नॉट कॉस थीटा। मान लो कि इनिशियली जो तुम्हारा डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, एंगल थीटा बनाती है इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ये पी नॉट डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, या नेगेटिव चार्ज इधर पॉजिटिव चार्ज, एक पर्टिकुलर ले लिया कंसिडरेशन के लिए। तो डीपी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो एक के कारण है। टोटल ऐसे डाइपोलों की संख्या मान लें हमारे डीएन है, तो हमारा ये डीपी जो आएगा पोलराइजेशन पी नॉट कॉस थीटा इंटू डीएन आ जाएगा। ये सिंगल के कारण है, और ये डीएन नंबर के कारण इतना हो जाएगा पी नॉट कॉस थीटा इंटू डीएन। अब डायमेंशन में अगर आप करेक्शन डायमेंशनली करेक्ट देखें इसे, तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहां से नंबर ऑफ डाइपोल्स आ जाएंगे और एक के से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल डाइपोल मोमेंट आ जाएगा उनका, और पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। यही तो पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो हमने क्या किया, एक का डाइपोल मोमेंट पी नॉट लिया, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बनाता है थीटा का, तो उधर कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का पी नॉट कॉस थीटा आ जाएगा पोलराइजेशन के लिए। और नंबर ऑफ डाइपोल, ऐसे डाइपोल कितने मान लें, डीएन मान लें। तो ये पी नॉट कॉस थीटा डीएन जो है वो डीएन के कारण निकल गया, और ओवरऑल के कारण कैसे निकालोगे, 0 से पाई तक इसको इंटीग्रेट कर दोगे। पोलराइजेशन पी कैसे कैलकुलेट होगा, पी ये डीपी था इजकल टू पी नॉट 0 से लेके पाई कॉस थीटा, और डीएन की वैल्यू यहां से रख दो, दिस वन कितनी थी, सी ई की पावर एक्स कॉस थीटा साइन थीटा और डी थीटा। यहां से सीधी वैल्यू पुट कर दिए हैं डीएन की, और इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक लगा दो, 0 से पाई। फिर से क्या मान लो, कुछ देर के लिए कॉस थीटा को टी मान लो, माइनस साइन थीटा डी थीटा कितना आ गया, डी टी। यहां पुट करो, P इजकल टू पी नॉट, सी ले आओ यहां इससे बाहर, कॉस 0 यहां पे लिमिट रखोगे थीटा की 0, तो कॉस 0 1, कॉस पाई माइनस 1, कॉस थीटा की जगह पर टी ई की पावर एक्स टी और डी टी माइनस का इजकल टू पी नॉट सी, लिमिट को रिवर्स कर दो, इसको इधर माइनस साइन को कवर करने के लिए, और टी ई की पावर एक्स टी इंटू डी टी। इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान के क्या कर दो, सॉल्व कर लो। मैं यहां जा रहा हूं, नीचे स्पेस अभी है बाकी। P की वैल्यू कितनी आ गई, पी नॉट सी, देखें पहला फंक्शन है सच, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस
डिफरेंशिएशन ऑफ, हाँ जी, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 हो जाएगा इसका, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड कितना, यहां पे लिमिट भी रखनी होगी हमें, कितनी, -1 से 1, और यहां माइनस लगा दो। देखें P इजकल टू P नॉट C, कैलकुलेशन है थोड़ी सी, इसे कर लें। पहले 1 यहां पे रखेंगे T की वैल्यू, तो ये आ जाएगा हमारा e की पावर x, और फिर लोअर लिमिट रखेंगे, हाँ जी, T की 1 नहीं, यहाँ x आएगा ना, ये x आएगा यहाँ, तो e की पावर x माइनस x अपॉन x, और यहां देखो फिर यहां से क्या आ रहा है, यहां भी x ही आएगा, t नहीं आएगा क्योंकि t के तो रेस्पेक्ट कर रहे हैं ना। तो यहां से इसको देखें, फिर यहां से क्या बनाइए, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक बार फिर से करेंगे इसे, तो ये बन जाएगा हमारा e की पावर x t रह जाएगा यहां, और -1 से +1, देखें कहीं कोई गलती है, P नॉट C T e की पावर x t अपॉन x, ठीक है, पहला स्टेप तो सही है, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और इसका इंटीग्रेशन यहां पे e की पावर x t अपॉन x इंटू डी टी, फिर से इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, हाँ जी, और c की वैल्यू तुमने अभी कैलकुलेट की थी, n कितना था हमारा कैलकुलेशन के बाद, n अभी कैलकुलेट किया था 2c अपॉन x साइन हाइपरबोलिक x था n, ये हमारा कितना बन गया बच्चों, P नॉट C, और ये वैल्यू कितनी आ गई, 2 साइन हाइपरबोलिक x अपॉन x, और क्या बचा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये कितना बन गया, e की पावर x, अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखेंगे, देखें इसे कैलकुलेट करें, आगे तक बढ़ें, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इसे कर लें पूरा। हमारा रिजल्ट भी मैं आपको बता दूं, हमारा रिजल्ट जो P का आना है वो पहले से ही देख ले, P आएगा n P नॉट कॉट हाइपरबोलिक x -1 अपॉन x, ये हमारा रिजल्ट आना है। हाँ जी, देखें यहां से क्या बना फिर, P इजकल टू, देखें कोई वैल्यू कोई चेंज तो नहीं है, P इजकल टू P नॉट C 2 साइन हाइपरबोलिक x अपॉन x -1 अपॉन x स्क्वायर, और यहां बताएं हैं क्या बन रहा है, दिस वन, ये देखें, देखें एक बार वैल्यू देखें, कहां था हमारा इंटीग्रेशन, देख ले एक बार, आपके पास होगी, प्लस ही आ रहा है क्या, तो इसको प्लस में कर दें, देखें वहां वैल्यू पुट कर दें, तो ये फिर हमारा 2 cos हाइपरबोलिक x बनेगा, 2 cos हाइपरबोलिक x अपॉन x -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहां पे भी इसको कर ले, cos हाइपरबोलिक कर ले इसको, और ये वैल्यू फिर से 2 साइन हाइपरबोलिक x, अब यहां से
इस n की वैल्यू, c की वैल्यू उठा के रख दें, c हमारा कितना होगा, यहां से इस इक्वेशन से c होगा nx अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक x, वो यहां पे पुट कर दें, तो p इजकल टू पी नॉट, और c कितना है nx अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक x, 2 कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक x। तो यहां से देखें पहली टर्म क्या आ गई, पी नॉट एन एक्स अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू 2 कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन x माइनस पी नॉट एन एक्स अपॉन 2 साइन हाइपरबोलिक x इंटू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक x। अब देखें क्या कटा, क्या बचा, x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहां से बन गया एन पी नॉट कॉट हाइपरबोलिक x, और यहां से देखें क्या बचा, साइन हाइपरबोलिक x से ये कट गया, और x से एक एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये बच गया यहां से एन पी नॉट अपॉन एक्स, एन पी नॉट कॉमन निकाल दें, और ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा कॉट हाइपरबोलिक x माइनस 1 अपॉन एक्स। यही रिजल्ट आना चाहिए था। तो यहां पे देख ले करेक्शन था ये प्लस वाला, इसमें देख ले ये वाला करेक्शन हमें करना था। इसको हम जो लेकर चलते हैं इसको कहते हैं लैग्विन फंक्शन। व्हाट इज दिस, दिस इज सेड टू बी लैग्विन फंक्शन। काफी पूछा जाता है कंपटीशन में, पोलराइजेशन पी, यही फॉर्मूला पूछता है सीधा, पी इजकल टू एन पी नॉट कॉट हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। इसको कहते हैं लैग्विन फंक्शन एल एक्स। किससे दिखाते हैं इसे, एल एक्स से दिखाते हैं इसे, एल फॉर लैग्विन, और फंक्शन किसका, एक्स का। तो जो हमारा पोलराइजेशन P आ गया उसका जनरल एक्सप्रेशन सदा याद रखें, एन पी नॉट कॉट हाइपरबोलिक एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, या P इजकल टू एन पी नॉट एल एक्स। इसको कहते हैं, एल एक्स को कहते हैं हम लैग्विन फंक्शन, लैग्विन फंक्शन। और ये कई बार थ्योरी जो आती है वो लैग्विन थ्योरी के नाम से भी आता है क्वेश्चन, क्योंकि कहता है कि लैग्विन थ्योरी डिस्कस कीजिए किसकी, पैराइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की। उसमें भी आपको यही दिखाना है। अगर वो कहता है पोलराइजेशन का इफेक्ट बताइए, पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ई पे और टेम्परेचर पे कैसे निर्भर करता, तब भी यही देना है। ये जो हमारा लैग्विन फंक्शन एल एक्स है, इसकी जो जनरल वैल्यू है वो अप्रोच करती है एक्स अपॉन 3 को। जब हमारा ई थोड़ा हायर साइड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू देते हैं, और टेम्परेचर थोड़ा लो साइड होता है। तो ये हमारा पी जो सिंपल आ गया वो आ जाएगा एन पी नॉट एक्स अपॉन 3। तो ये वैल्यू आ जाती है एन पी नॉट, और एक्स की वैल्यू जो है वो है हमारी पी नॉट ई अपॉन के टी। इसे पी से दिखाते हैं या पी नॉट से दिखा दें, ये वैल्यू आ जाएगी एन पी नॉट स्क्वायर ई अपॉन 3 रह गए हैं, अपॉन 3 के टी। तो पोलराइजेशन पी होता है हमारा एप्सिलॉन नॉट जाई इंटू ई।
पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी में रिलेशन होता है P बराबर एप्सिलॉन नॉट जाई इंटू ई। जाई क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी। ये क्या कहलाता है? एप्सिलॉन नॉट, दिस इज सेड टू बी परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और ई कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों को आपस में बराबर कर दें, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट जाई ई इंटू ई इजकल टू एन पी नॉट स्क्वायर ई अपॉन 3kT। तो यहाँ से ई से ई को कैंसिल आउट कर दें, तो जाइए हमारा इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी आ जाएगी एन पी नॉट स्क्वायर अपॉन 3k एप्सिलॉन नॉट 1/T। तो इलेक्ट्रिकल ससेप्टेबिलिटी किसका फंक्शन हो गई? इट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हमारे लिए देखो ये रिजल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण था, दिस वन। और इस रिजल्ट से हम क्या सीख रहे हैं उसको देखें। इससे सीख रहे हैं कि पोलराइजेशन किन किन फैक्टरों पर निर्भर करता है। तो पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड पर निर्भर कर रहा है, और यहाँ पे ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या हम देख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है तो पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग होता है। लेकिन शर्त में एक कंडीशंस भी है कि इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना कर दें कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाए। मैं लगातार डिस्कस करता रहा हूं इस चीज को। तो पोलराइजेशन ई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरी चीज हमारी क्या है कि पोलराइजेशन 1/T पर निर्भर है। और अगर आपको याद हो तो क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशंस में मैंने इनको डिस्कस किया था, काफी डिटेल डिस्कशन, जिसमें ये बताने की कोशिश की थी कि जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा। क्योंकि क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा टॉर्क ज्यादा लगेगा, डायपोल सारे अलाइन होंगे एक ही दिशा में, सबका डायपोल मूवमेंट ऐड हो जाएगा, और डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में पोलराइजेशन है तो पोलराइजेशन ज्यादा आ जाएगा। ऐसा ही रिजल्ट बता रहा है। और जब हमारा टेम्परेचर ज्यादा होगा तो थर्मल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। थर्मल काइनेटिक एनर्जी के कारण जो डायपोल हैं वो रैंडम दिशा में फैल जाएंगे, और रैंडम दिशा में फैलने के कारण जो डायपोल मूवमेंट है वो कम हो जाएगा और पोलराइजेशन कम हो जाएगा। तो ये जो रिजल्ट है लैंगविन थ्योरी के नाम से आता है, तब भी यही रिजल्ट हमें डिस्कस करना है। और इसमें कई बार क्वेश्चन इस पर पूछता है, सीधा ये फॉर्मूला भी पूछा गया है बहुत बार कंपटीशंस में। कई बार इस पर डिपेंडेंसी भी पूछी गई है, कई बार जाई की डिपेंडेंसी पूछी गई है, कई बार इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आया है, जहां पे जाई ई पी नॉट और टी देगा तो मैं एन पूछ लेगा, नंबर ऑफ डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे। और इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि अगर हमें कुछ पैरामीटर्स ज्ञात हैं तो बाकी खुद पैरामीटर्स ज्ञात किए जा सकते हैं। जैसे एन नंबर ऑफ डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करने हैं, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको जाई पता हो, टी पता हो, पी नॉट पता हो तो आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपके पास एन जाई और टी का ज्ञात है तो पी नॉट कैलकुलेट कर लेंगे। तो इनके फायदे हैं, ऐसा नहीं है कि ये रिजल्ट हमारा ऐसा ही है। जो हमारे वेरियस रिसर्चें होती हैं उनमें इनको लगातार अप्लाई करते हैं इन कंसेप्टों को, और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं सब्सटेंसों की वो कैलकुलेट की जाती हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था जिसमें मैं कहूँगा लैंगविन थ्योरी थी ये पूरी, और पैरा इलेक्ट्रिक सब्सटेंस की लैंगविन थ्योरी इसमें डिस्कस की। मैथमेटिक्स था जो आज इसमें ज़्यादा मैं डिस्कस कर रहा था। पीछे मैंने लेक्चर में डिस्कस किया था इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें सब चीज़ों को पहले ही विस्तार से एक्सप्लेन कर दिया था। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।